नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब लोग। बिल्कुल एकदम शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। मैं आपका दोस्त, मोटिवेशनल स्पीकर, मास्टरमाइंड ऑफ साइंस केएल स्वामी। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने फिजिक्स के एक बहुत ही प्यारे चैप्टर की बात की थी, लाइट की बात की थी, प्रकाशिकी की बात की थी हमने। और प्रकाशिकी में हम चल रहे थे दोस्तों प्लेन मिरर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लेके, समतल दर्पण से रिलेटेड बातों को लेके। तो हमने लास्ट लेक्चर में समतल दर्पण कंप्लीट कर लिया था। समतल दर्पण के उपयोग लास्ट में हमने कंप्लीट किए थे। उसमें मैंने आपको कहा था कि समतल दर्पण का उपयोग करते हुए एक दो उपकरण हैं, परिदर्शी, पेरिस्कोप, क्लेडियोस्कोप। इनके बारे में मैं आपको डायग्रामेटिक व्यू नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो इस लेक्चर में पहले हम ये बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो चलो भाई यहां से हम देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था, यहां से एक पॉइंट था सोलर रिफ्लेक्टर। क्या पॉइंट था भाई? सोलर रिफ्लेक्टर। मैंने कहा था सोलर रिफ्लेक्टर बोले तो दोस्तों सोलर परावर्तक के रूप में प्लेन मिरर का। ये क्या है भाई? देखो यहां पे क्या लगा हुआ है, प्लेन मिरर लगा हुआ है। और इस प्लेन मिरर से हम बात करें, यहां पे क्या हो रहा है, परावर्तन की घटना हो रही है। ये प्रकाश किरण आई और ये गई, आई और ये गई। तो दोस्तों यहां पे रखा हुआ जो भी ये खाद्य सामग्री है, रखी हुई खाद्य सामग्री क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। ठीक है, यहां पे हम देख सकते हैं कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहां पे, ये क्या है भाई? सोलर रिफ्लेक्टर है, ये जो दिखाई दे रहा है। और इसके ऊपर दोस्तों क्या होता है, प्रकाश किरणें आती हैं, प्रकाश गिरता है और यहां इस डिब्बे में क्या रख दी जाती है भाई? जो खाद्य सामग्री रख दी जाती है वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो प्लेन मिरर का एक यूज क्या होता है, सोलर रिफ्लेक्टर के तौर पे, सोलर परावर्तक के तौर पे भी किया जाता है। ठीक है, सोलर कुकर में परावर्तक के तौर पे हम कर सकते हैं, ये बात याद रखेंगे। फिर दोस्तों हमने एक बात की थी यहां से, सुनिएगा भी, हमने यहां से बात की थी, पेरिस्कोप की बात की थी। पेरिस्कोप क्या होता है इसको हम डिटेल से देखते हैं। पेरिस्कोप या जिसको हम बोल सकते हैं परिदर्शी। क्या बोलेंगे भी? पेरिस्कोप या परिदर्शी। ठीक से सुनना भी, परिदर्शी क्या है भाई? परिदर्शी एक प्रकार का क्या है भाई? उपकरण है। क्या है? उपकरण है। परिदर्शी एक उपकरण है। देखते हैं किस प्रकार का दिखाई देता है, क्या होता है इसमें। दोस्तों इसमें दो समतल दर्पणों का उपयोग होता है। क्या बोला मैंने? दो समतल दर्पणों का उपयोग होता है। दोनों समतल दर्पणों की हम बात करें, उनको व्यवस्था क्या होती है भाई? 45 डिग्री के कोण पर, 45 डिग्री के कोण पर अलग अलग जगह व्यवस्थित होते हैं, दोस्तों इसका पेरिस्कोप का सिद्धांत क्या है ये हम बात करते हैं यहां पे। अभी दोस्तों इस बात को समझाने से पहले मैं आपको इसका डायग्राम दिखाता हूं ताकि आप इस बात को ठीक से समझ पाएं। दोस्तों ये जो है ये क्या है भाई? पेरिस्कोप है। इसको ठीक से आप लोग देख सकते हैं। पेरिस्कोप में ये दोस्तों एक ऐसा उपकरण है, यहां पे हमने बोला देखो यहां पे एक क्या लगा हुआ है, ये दोस्तों प्लेन मिरर लगा हुआ, और यहां पे भी क्या लगा हुआ है? प्लेन मिरर लगा हुआ है। इस उपकरण में अगर आप इसकी व्यवस्था को देखें तो दोस्तों आपको यहां से कुछ स्पष्ट नजर आ रहा होगा कि भाई ये जो दर्पण है, देखो भी कितने पे, ये क्या है भी 90 है और ये कितने पे झुका हुआ है? 45 डिग्री पे। तो दोस्तों एक दर्पण ये हो गया और दूसरा दर्पण ये हो गया। तो कुल मिलाकर दो समतल दर्पणों का उपयोग होता है। और दोनों समतल दर्पण कितने डिग्री पे लगे होते हैं? 45 डिग्री पर लगे होते हैं। 45 डिग्री का क्या है भी? कोण है। और याद रखना हो क्या रहा है यहां से, वास्तव में देखो ये प्रकाश किरण आई
और प्रकाश किरण आने के बाद वही कोण आई बराबर कोण आर उसका पालन करेगी, किसका? परावर्तन के का। तो दोस्तों इससे टकरा के ये गई और यहां पे भी दोस्तों कोण आई बराबर कोण आर। तो याद रखना यहां पर कोण आई बराबर कोण आर इसका पालन हो रहा है, अर्थात क्या हो रहा है? परावर्तन हो रहा है। इज इट क्लियर और नो? तो याद रखना 2 बार यहां पे क्या हुआ? परावर्तन। और यहां पे जो पेड़ था इसकी इमेज आंख पर दिखाई देगी। तो दोस्तों हमने बोला परिदर्शी पेरिस्कोप एक प्रकार का उपकरण होता है और इस उपकरण की हम बात करें यहां पे, इसमें 2 समतल दर्पणों का उपयोग होता है, 45 डिग्री पर लगे होते हैं और ये परावर्तन के सिद्धांत पे क्या करता है भी? कार्य करता है। तो ये आपको यहां से क्या रखना है भी? याद रखना है। ठीक है, तो चलो भाई, तो हम यहां से बात कर रहे थे, वापस से आते हैं भाई पॉइंट पर। तो पेरिस्कोप क्या है? एक उपकरण हो जिसमें 2 समतल दर्पणों का उपयोग होता है, 45 डिग्री के कोण पर अलग अलग व्यवस्थित होते हैं। और यहां से बात करें इसका सिद्धांत क्या है भाई? परावर्तन के सिद्धांत पर। किस पे भाई? परावर्तन के सिद्धांत पर। और दोस्तों परावर्तन के सिद्धांत में हम यहां से बात करें, इसमें क्या हो रहा है भाई? कोण आई बराबर कोण आर की पालना हो रही है, बिल्कुल। और हम यहां से बात करें, देखिए परावर्तन की घटना किसी भी प्रकार के दर्पण से हो, किसी भी सतह से हो, परावर्तन की घटना हुई है तो कोण आई बराबर कोण आर तो होगा ही होगा, ये तो याद ही रख लेना। और यहां पे क्या बोल सकते हैं हम? 2 बार क्या हुआ है भाई? परावर्तन, 2 बार परावर्तन। ये दोस्तों एक प्रकार का मल्टीपल रिफ्लेक्शन है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन मतलब एक से अधिक बार क्या हुआ है? रिफ्लेक्शन हुआ है। तो ये बात भी हम यहां से बोल सकते हैं, 2 बार परावर्तन हुआ है। इज इट क्लियर और नो? और दोस्तों यहां से हम बात करना चाहें, सुनिएगा क्या बोला हमने, इसमें हुआ क्या है फिर से देख लेना। ये इस तरीके का क्या है भाई? उपकरण है और इस प्रकार के उपकरण में हमने क्या किया देखिएगा, मैं वापस से डायग्राम बना के आपको दिखा देता हूं यहां पे। तो दोस्तों ये क्या है भाई? एक प्लेन मिरर यहां लगा हुआ है, एक प्लेन मिरर यहां लगा हुआ है, ठीक है। और इसमें हो क्या रहा है? बिल्कुल एज इट इज यहां से हम बात करें, ये प्रकाश किरण यहां से आई और दोस्तों यहां से आने के बाद टकराई और यहां से निकल गई। और दोस्तों जो वास्तव में यहां से हम बात करें, कोण आई बराबर कोण आर की क्या हो रही? पालना। ये क्या था भाई? पेरिस्कोप डायग्राम मैंने अलग से आपको दिखा दिया था। तो ये पॉइंट आपको याद रखने, एज इट इज क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों यहां से कि समतल दर्पण का उपयोग किस में किया जाता है? तो एक तो पेरिस्कोप में किया जाएगा, ये याद रखना। फिर दोस्तों कितने कोण पे लगे होते हैं, कितने समतल दर्पण होते हैं पेरिस्कोप में, और कौन सा सिद्धांत होता है। और अब दोस्तों ये पूछा जाएगा पेरिस्कोप का यूज, खुद का पेरिस्कोप का यूज कहां किया जाता है? तो ठीक से सुनिएगा। पेरिस्कोप का उपयोग दोस्तों एक तो क्या होता है कि जो पनडुब्बी में जो बैठे होते हैं, यहां से डायग्राम में भी है, इस चीज को मैं थोड़ा सा आपको स्पष्ट कर दूं। ये देखिए भाई क्या होगा, यहां से हम बात करना चाहें कि ये देखिए ये बाहर निकला हुआ है, पेरिस्कोप का ये भाग क्या निकला हुआ है? बाहर निकला हुआ है। और पनडुब्बी में अंदर पानी में कोई बैठा हुआ है। इसको हम अलग तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे इस बात को। हाँ, इसके उपयोग की हम बात करते हैं। मान लो भाई ये क्या है भाई? पानी है और यहां पनडुब्बी में कोई बैठा हुआ व्यक्ति है। अंदर है पानी के भी, ये अंदर बैठा है पानी के। दोस्तों पनडुब्बी की बात कर रहा हूं मैं यहां से, ये अपन ने पनडुब्बी ठीक से बनाई नहीं। यहां पे कोई व्यक्ति बैठा है, सपोज ये व्यक्ति यहां पे बैठा है। अब ये व्यक्ति क्या करता है? यहां से बैठे बैठे बाहर का दृश्य देखना चाहता है। तो इसने क्या किया, यहां पे ये लो भी, इस व्यक्ति ने यहां बैठे बैठे बाहर का दृश्य देखने के लिए किसका उपयोग किया? पेरिस्कोप का उपयोग किया। और पेरिस्कोप से दोस्तों कुछ इस प्रकार से इसको दृश्य यहां से दिखाई देगा।
ये बाहर का दृश्य ये टकराया और ये दोस्तों इसकी आंख में प्रवेश कर गया। तो कुल मिलाकर पेरिस्कोप का एक उपयोग तो क्या होता है, पनडुब्बी में बैठा व्यक्ति पानी के बाहर का दृश्य या लुटेरों को देखने में, पनडुब्बी में बैठा व्यक्ति बाहर का दृश्य देख सकता है। एक तो घटना ये हम बोल सकते हैं। दूसरा दोस्तों इसका और क्या उपयोग हो सकता है, पहाड़ी पर सैनिक क्या लगाते हैं भी, बंकर लगाते हैं। सैनिक जो बंकर लगाते हैं आतंकवादियों से निपटने के लिए, तो वो ऊंचे स्थानों पे लगाते हैं। ऊंचे स्थानों पर सैनिकों की सुरक्षा एक तो ज्यादा रहती है, ठीक है भी, हाँ, ऊंचे स्थानों से आतंकवादी गतिविधियों पे नजर ज्यादा रहती है और उनके ऊपर वहां से अटैक करना आसान रहता है। लेकिन बंकर से और इसका पेरिस्कोप का यूज कैसे करते हैं, मान लो भी ये है पहाड़ी है और यहां पे उन्होंने क्या लगा रखा है भाई, बंकर लगा रखा है। यहां पे उन्होंने अपना बंकर लगाया हुआ है, ये बंकर है भाई सेना का, ठीक है भाई। अब वो क्या करते हैं, यहां से इसका पनडुब्बी का टू से इसका पेरिस्कोप का यूज कैसे करेंगे। तो दोस्तों यहां पे उन्होंने क्या किया, ये एक पेरिस्कोप लगाया हुआ है। क्या लगाया हुआ है, पेरिस्कोप लगाया हुआ है। तो होगा क्या, यहां से दोस्तों, यहां से बैठा हुआ सैनिक, बंकर में बैठा हुआ सैनिक वहां से बैठे बैठे ही आतंकवादी गतिविधियों पर क्या रखेगा भी, नजर रखेगा। मान लो यहां पे कोई सैनिक बैठा है, ये सैनिक बैठा है और यहां से वो नजर रखेगा। तो किस प्रकार से ये पेरिस्कोप काम करेगा, बिल्कुल वही सेम कॉन्सेप्ट। प्रकाश किरणें यहां से टकराएंगी, यहां जाएंगी और ये सीधी इसकी आंख में प्रवेश कर जाएंगी। तो कुल मिलाकर दोस्तों बंकर में बैठा हुआ सैनिक नीचे पहाड़ी के नीचे हो रही आतंकवादी हलचल का पता लगाने के लिए किसका उपयोग करता है, पेरिस्कोप का। तो याद रखना, ये पॉइंट मैं यहां पे लिख देता हूं। बंकर में बैठा सैनिक, बंकर में बैठा सैनिक पहाड़ी के नीचे चल रही आतंकवादी हलचलों का पता लगाने के लिए पेरिस्कोप का यूज करता है, का उपयोग करता है। तो ये बात आप याद रखेंगे यहां से, डन है भी। ऐसे ही दोस्तों हम बात करें, जैसे आजकल आईपीएल के मैचेस चल रहे हैं भी, अब हो क्या सकता है यहां से हम बात करना चाहें, सपोज वन सेकेंड प्लीज, लो भाई जैसा कि आपको पता है, जैसे आजकल आईपीएल के मैचेस चल रहे हैं और आईपीएल के मैचेस में मान लो भाई ऐसा है, आजकल तो वैसे दर्शक क्या हो रहा है भाई, दर्शकों को अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे बताना चाह रहा हूं कि मान लो यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठे हैं, यहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति बैठे हैं, यहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति बैठे हैं और आप हो भाई छोटू हो, आप क्या हो भाई छोटू हो, आप चाहते हो कि बाहर का दृश्य आपको दिखाई दे और आपने मेरे से क्या पढ़ी भी, साइंस पढ़ रखी है। तो आपने क्या किया, उस मैच का दृश्य देखने के लिए आपने एक पेरिस्कोप का क्या ले लिया भाई, यूज ले लिया। और ये लो भाई आपने पेरिस्कोप का यूज किया और आप कहीं ना कहीं यहां से पेरिस्कोप का यूज करके दोस्तों ये दृश्य आप आराम से देख सकते हैं, मैच का दृश्य। तो हम बोलेंगे मैच का दृश्य देखने में भी इसका क्या किया जा सकता है, उपयोग किया जा सकता है। इज इट क्लियर? और भी यहाँ पे मान लो कोई बहुत ही खूबसूरत क्या आई हुई है भी, एक्ट्रेस आई हुई है। क्या आई हुई है? एक्ट्रेस आई हुई है, जिन्होंने जो आजकल ये ड्रग्स वगैरह ले रही है भी, वो एक्ट्रेस आई हुई है। और यहाँ से हम बात करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इसको देखना चाहते हो तो इसको देखने के लिए भी भीड़ के ऊपर से आपने पेरिस्कोप लगाया और आराम से मजा लूट रहे हो। तो ये पेरिस्कोप का क्या हो सकता है, यूज हो सकता है, ये आप आराम से देख सकते हैं। क्लियर है भी? चलो, तो ये बात हमने यहां से की।
अब दोस्तों हम बात करेंगे यहां से एक बहुत ही प्यारा उपकरण है, उसको क्या बोलते हैं? क्लेडियोस्कोप। क्या बोलते हैं भी? क्लेडियोस्कोप। क्लेडियोस्कोप दोस्तों, इसमें भी किसका उपयोग होता है? समतल दर्पण का उपयोग होता है। अगर मैं रियल में बात करूं तो क्लेडियोस्कोप में जो समतल दर्पण का जो उपयोग होता है कुछ इस प्रकार से होता है। दोस्तों मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा भाई, एक प्लेन मिरर क्या है? ये है। एक प्लेन मिरर ये है। तो तीन इस तरीके से हम प्लेन मिरर की बात हम कर सकते हैं। और ये प्लेन मिरर को हमने यहां से लिया और यहां से हम बात करना चाहें, प्लेन मिरर को कुछ इस प्रकार से हमने लिया है। और प्लेन मिरर को देखिएगा आप, तीन प्लेन मिरर, इनको तीनों को हमने 60 डिग्री के कोण पे लगाया है। देखिएगा तीनों जो प्लेन मिरर हैं, देखो एक ट्रायंगल का जो हमने इनको रूप दे दिया है। ये तीन जो प्लेन मिरर हैं इनको हमने काम में लिया है। तो आपको पूछा जाएगा क्लेडियोस्कोप में प्लेन मिरर का किस प्रकार से उपयोग लेते हैं, कितने प्लेन मिरर होते हैं, तो ये सब बातें आपको यहां से ध्यान रखनी है। तो दोस्तों सुनिएगा, इसमें हम बात करेंगे तीन समतल दर्पण। तीन समतल दर्पणों का उपयोग होगा। तीन समतल दर्पणों का उपयोग, तीन समतल दर्पणों का उपयोग। और तीनों समतल दर्पण कितने डिग्री पे लगे हुए हैं भाई? 60 डिग्री के कोण पर। 60 डिग्री के कोण पर लगे, कोण पर लगे। और बिल्कुल दोस्तों अगर सिद्धांत की मैं बात करूं तो वहीं परावर्तन का सिद्धांत, मल्टीपल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर, मल्टीपल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर बार बार क्या होंगे भी? परावर्तन होंगे। तो दोस्तों याद रखना, 60 डिग्री के कोण पर तीन समतल दर्पण लगे हुए हैं और बार बार क्या होगा? परावर्तन होगा। और इससे हमें रंग बिरंगे चित्र प्राप्त होते हैं। भाई बताऊंगा कैसे रंग बिरंगे चित्र प्राप्त। और क्लेडियोस्कोप का खुद का उपयोग जो है, इसका उपयोग किया जाता है खिलौनों में। किसमें भी? खिलौनों में किया जाता है भी। सुनिएगा भी, रंग बिरंगे चित्र किस प्रकार से देखे जाते हैं, इनको हम यहां से देखते हैं भी। ये लीजिएगा भाई, ये है आपके सामने क्लेडियोस्कोप। इस क्लेडियोस्कोप में दोस्तों समतल दर्पणों का इस प्रकार से उपयोग किया जाता है 60 डिग्री के कोण पर। ये क्लेडियोस्कोप उपकरण है भाई, और इस तरीके की इमेजेस प्राप्त होती हैं। तो ये रंग बिरंगे जो चित्र हैं इनका यहाँ पे हम बात कर सकते हैं। दोस्तों वैसे जीके के बारे में आप जानते हो, शीश महल में अगर बहुत सारे प्रतिबिंब प्राप्त हो रहे हैं तो हो सकता है वहां पे भी किसका उपयोग है? क्लेडियोस्कोप का। दोस्तों जीके के बारे में हमें इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन आप ये याद रख सकते हैं रंग बिरंगे और बहुत सारे प्रतिबिंब जो हैं, बीच में दोस्तों एक फूल पत्ती रख दी जाती है। और खिलौनों में हम बात करें, चारों तरफ से दोस्तों फूल पत्ती चमकदार दिखाई देती रहती है। तो ये है कौन भाई? क्लेडियोस्कोप। क्वेश्चन यहां से क्या पूछा जाएगा? क्लेडियोस्कोप में कितने दर्पणों का उपयोग होता है? तो हम बोलेंगे 3 का होता है। कितने डिग्री पे होता है? 60 डिग्री पे होता है। और मैंने बनाकर आपको दिखाया भी किस प्रकार से तीनों समतल दर्पण जो लगे होते हैं। अब बार बार नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, तो ये बात आप याद रख सकते हैं। क्लियर है भी? तो दोस्तों ये था समतल दर्पण। समतल दर्पण से रिलेटेड सारी बातें हमने कर ली थी। लास्ट क्लास में मैंने कहा था डायग्राम के साथ मैं आपको बाद में समझाऊंगा। तीन समतल दर्पणों का उपयोग हमने यहां से बात की, और 60 डिग्री के कोण पर लगे हुए हैं, ये बात भी हमने यहां से की। तो आपको ये जानकारी रखनी है। सुनिएगा, तीन समतल दर्पणों का उपयोग 60 डिग्री के कोण पर, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, बार बार परावर्तन होता है और रंग बिरंगे चित्र प्राप्त होते हैं, और खिलौनों में इसका यूज किया जाता है। अब हम बात करेंगे बहुत ही प्यारे कॉन्सेप्ट की। दोस्तों प्लेन मिरर एंड हो चुका है। आप इत्मीनान से पढ़ाई करते रहिए, कोई एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। दोस्तों फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं तो नॉर्मल स्पीड में आप पढ़े। अगर आपको लग रहा है रिवीजन करना है तो दोस्तों वीडियो की फॉर्म में आपको ज्यादा दिनों तक इमेज क्लियर रहेगी। तो आपको रिवीजन करना हो तो डबल की स्पीड से आप कर सकते हैं। ठीक है भी? हाँ चलो भाई, अब हमारे पास दोस्तों नया कॉन्सेप्ट है
गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण को शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूं कि ये जो दर्पण हमने पढ़ा, इसको दोस्तों वास्तव में जो हमने मिरर जो देखा है, ये मिरर कैसे हमने बनाया था, सिंपली एक बार हम देख लेते हैं, सुनिएगा भाई। दोस्तों दर्पण में हमने क्या बोला, एक होता है समतल दर्पण। क्या होता है भाई? समतल दर्पण, प्लेन मिरर। क्या होता है भाई? प्लेन मिरर। और एक होता है गोलीय दर्पण। क्या होता है? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण से भी बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन यहां से बनते हैं। इसको दोस्तों या तो बोलते हैं स्फेरिकल मिरर या इसको बोलते हैं कर्व्ड मिरर। तो दोस्तों इनमें क्या फर्क है, ठीक से सुनिएगा। मिरर दर्पण बनता कब है? जब दोस्तों हमने बोला था शीशे या कांच की एक सतह पर रजत का लेप कर दिया जाए, सिल्वर की एल्यूमिनियम की कोटिंग चढ़ा दी जाए, परत चढ़ा दी जाए, हमने बोला था भी। तो हम यहां से बात कर सकते हैं दोस्तों, सुनिएगा। इसमें समतल दर्पण कब बनता है? समतल सतह पर, समतल सतह पर रजत या सिल्वर का क्या होता है भाई? लेप होता है। वो तो आपको बता रखा है। यहां पे क्या होगा भाई? गोलीय सतह पर। यहां पे हम बात करें गोलीय सतह पर रजत या जो एल्यूमिनियम वगैरह का लेप। तो दोस्तों हम यहां से याद रखेंगे, अगर समतल सतह पर लेप किया था तो समतल दर्पण मिल गया था। और हम अब बात करेंगे गोलीय सतह पर, गोलीय वक्रीय घुमावदार सतह पर लेप करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? गोलीय दर्पण। तो सिंपली आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब हम यहां से बात करेंगे, सुनिएगा। गोलीय दर्पण की हम बात करेंगे। अब कैसे बनाते हैं गोलीय दर्पण? दोस्तों एक कांच का क्या ले लिया? गोला ले लिया भाई। ये कांच का ये क्या है भाई? गोला है। और इस कांच के गोले को हमने क्या कर दिया भाई? कट कर दिया। इस कांच के गोले को हमने कट कर दिया है। ये लो भी, कांच के गोले को हमने कट कर दिया। अब कट करने के बाद इन दोनों भागों को हमने अलग अलग सेपरेट रख दिया है। देखते हैं भाई, आप देखते रहो बस। एक भाग ये रख दिया और एक भाग ये रख दिया। ये कांच का गोला लिया और कांच के गोले को हमने काट दिया। एक भाग ये कर दिया और एक भाग ये कर दिया। अब हम क्या करते हैं, बारी बारी से दोस्तों इनको लेप करते हैं इनके ऊपर। दोस्तों अब हमने क्या किया, कांच के गोले की एक तो क्या है भाई? उभरी हुई सतह है और एक है अंदर धसी हुई सतह। अगर मैंने क्या किया, इस धसी हुई सतह पर रजत या एल्यूमिनियम का क्या कर दिया भाई? लेप कर दिया। तो हम बात करें धसी हुई, ये जो कौन सी सतह है भाई? धसी। धसी सतह पर, धसी सतह पर भाई चांदी या एल्यूमिनियम का क्या कर दिया भाई? लेप कर दिया। ठीक है, ये धसी सतह पर। तो एक बार तो हमने धसी सतह पर लेप किया और दोस्तों एक बार हमने क्या कर दिया? उभरी सतह पर। तो हमने क्या बोला भाई? उभरी सतह पर लेप, रजत लेप या रजत आवरण। ये हमने बात कर ली। अरे डन है क्या? तो ठीक से सुनिएगा, एक बार हमने धसी सतह पर किया, एक बार उभरी सतह पर किया। तो जाहिर सी बात है, आपको पता है समतल दर्पण आपने पढ़ा है। तो भाई यहां पीछे की तरफ क्या कर दी भाई? कोटिंग कर दी। तो ये वाली सतह किसका काम करेगी? परावर्तक पृष्ठ का काम करेगी। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये जो उभरी सतह है, ठीक से सुनिएगा, उभरी सतह परावर्तक पृष्ठ का काम करेगी। क्या है ये? उभरी सतह परावर्तक पृष्ठ का काम करेगी। और यहां क्या हो रहा है? धसी सतह परावर्तक पृष्ठ। और दोस्तों यहां से याद रखना, जो परावर्तक पृष्ठ है उसी के आधार पे दोस्तों हम इनको दो भागों में बांटेंगे, उत्तल और अवतल दर्पण में। अगर उभरी हुई सतह परावर्तक पृष्ठ हो तो दोस्तों यहां पे आपको नाम क्या दे देना है? उत्तल दर्पण। क्या नाम दे देना? उत्तल। उभरी हुई, उत्तल नाम दे देना कॉन्वेक्स। और अगर दोस्तों धसी सतह परावर्तक पृष्ठ हो तो इसका नाम क्या दे देना? अवतल। क्या नाम दे देना? अवतल या कॉनकेव। ठीक से सुनना दोस्तों, अगर उभरी हुई सतह प्रकाश को परावर्तन का काम करे, बिल्कुल हुआ कुछ नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है जैसा कि हम पहले पढ़ रहे थे, बिल्कुल वैसा ही दोस्तों अभी भी हम देख रहे हैं। ठीक से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। हो क्या रहा था भी, पहले जो था
मान लो ये क्या था, समतल दर्पण। समतल दर्पण की एक सतह पर रजत की लेप कर रखा था रजत का, अब क्या कर दिया भाई, ये घुमावदार है, क्या है भाई, घुमाव आ रखा है इसको, तो इसकी एक सतह पर लेप कर रखा, तो ये सतह किसका काम करेगी, परावर्तक पृष्ठ का। किसका काम करेगी, परावर्तक पृष्ठ का। बस वही बात हमने यहां से की है, और कुछ अलग बात नहीं है दोस्तों, यहां से हम बात कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलो तो अब देखते हैं। हाँ, यहां से हम बात करते हैं, कांच के गोले को काटकर दो भागों में हमने बांटा। अगर एक बार हमने अंदर वाली धसी हुई सतह पर, धसी सतह या अंदर वाली सतह, इसको हम अंदर वाली सतह भी बोल सकते हैं, अंदर वाली सतह, और ये बाहरी सतह है। ये वाली कौन सी सतह है भाई, बाहरी। तो ये बात हम कर सकते हैं, धसी हुई या अंदर वाली सतह, इन चीजों से आप अब क्लियर कर सकते हैं। क्लियर है क्या भाई? तो दोस्तों ये बात हमने यहां से की। अब सुनिएगा, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं। भाई वो चम्मच लेके आए थे, वो पकड़ाना एक बार। अब दोस्तों सुनिएगा, गोलीय दर्पण को याद रखने के लिए मैं आपको बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट याद करवा रहा हूं। केवल बस एक बात याद रखना, जब भी गोलीय दर्पण की बात आए, चम्मच तेरी याद सताए। क्या याद रखना है, जब भी गोलीय दर्पण की बात आए, चम्मच तेरी याद सताए, और इस चम्मच से हम पूरी बातें कर लेंगे। तो दोस्तों सुनिएगा, यहां से हम बात कर रहे हैं, ये नोट आपको याद रखना है, जब भी गोलीय दर्पण की बात आए, चम्मच तेरी याद सताए। कैसे भाई, क्या मतलब है? तो दोस्तों यहां से ये चम्मच है आपके पास, देख ठीक है, ये चम्मच का एक सिरा ये क्या है भाई, उभरा हुआ, और ये अंदर वाला सतह क्या है भाई, धसा हुआ। तो इसको हम बात करते हैं, जो अभी अभी हमने बात की थी। तो दोस्तों याद रखना, अगर मान लो मैं आपके सामने चम्मच बना देता हूं, लो भाई ये चम्मच थोड़ा इस प्रकार से अपन ने बनाई है, थोड़ा कोशिश करना, बात को समझने की कोशिश करना। ये उभरी हुई सतह है भाई, ये जो चम्मच की कम, ये दोस्तों दराती ज्यादा लग रही है, हाशिया, ठीक है, इसको दूसरे तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। भाई आप तो समझ जाना, ये चम्मच ऐसे रखी हुई, ठीक है, ये लो मैं डायग्राम से अलग से और दिखा दूंगा आपको। तो एक सतह कौन सी होगी भाई, उभरी हुई सतह होगी। तो दोस्तों उभरी हुई सतह क्या कहलाती है, चम्मच की ये सतह उत्तल है, और ये अंदर वाली सतह क्या है, अवतल है। ये आपको याद रखना है, अंदर वाली सतह अवतल कोन कैव है, और ये वाली सतह कौन वैक्स है। बस ये आपको याद रखना है। इज इट क्लियर और नो? उभरी सतह दोस्तों, फिर से डायग्राम से वैसे क्लियर हो रहा है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। ये सतह कौन सी है, उभरी, और ये कौन सी है, धसी। तो चम्मच से आपको याद रखना है, सारे कॉन्सेप्ट मैं यहीं से करवा दूंगा। चम्मच की उभरी हुई सतह उत्तल है, चम्मच की धसी हुई सतह कौन सी है, अवतल है। और हम इस बात को समझाने के लिए आपको दोस्तों अलग से भी मैं आपको समझा देता हूं। ये देखिएगा, ये चम्मच में आराम से आप देख सकते हैं, ये चम्मच की देखो धसी हुई सतह है, ये दो धसी हुई है, और ये बाहर ऊपरी हुई, बाहर निकली हुई सतह क्या है अभी, कॉन्वेक्स है। ये तो कौन सी है, उत्तल है। बाहर निकली हुई सतह कौन सी है, उत्तल है। और ये जो अंदर धसी हुई सतह ये कौन सी है, अवतल है। ये आपको याद रखना है भी, और चम्मच से आप आराम से देख पा रहे हैं। और जब भी ये चैप्टर अगर पढ़ रहे हो तो दोस्तों एक बार रोको इसको, और चम्मच जरूर पास लेके बैठ जाओ। चम्मच बिल्कुल नई होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि वो चम्मच काम में ले जिससे तुम सालों से चखना खा रहे हो, बेचारे की नींबू खा खा के उस चम्मच की सतह खराब हो गई होगी। चमकीली बिल्कुल नई चम्मच लेना, इस चम्मच से मैं आपको पूरे गोलीय दर्पण पढ़ा दूंगा, ठीक है। हाँ, ऐसा आपको याद रखना है यहां से। चलो भाई देखते हैं यहां से। तो दोस्तों ये थी
चम्मच के बारे में हमने बात की। तो गोलीय दर्पण की बात आते ही हम किससे समझेंगे बातें, कहीं ना कहीं चम्मच से समझेंगे। अब मैं अलग अलग तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, दोनों को दोस्तों अलग अलग तरीके से लेता हूं। एक बार दोस्तों हम बात कर, देखो प्रकाश की दिशा हम हर बार ये रखेंगे, प्रकाश की दिशा अभी के लिए हमने बात की प्रकाश की क्या है भी दिशा है, ठीक है, इस दिशा में जा रहा है, क्लियर है। अब सुनिएगा, अब हमने क्या किया, एक बार चम्मच की ली ये वाली सतह ली, और एक बार चम्मच की हमने ली ये वाली सतह, ठीक है। हाँ, अब हम दोनों बातें यहां से करेंगे, डिटेल से देखेंगे कौन सी बात सही है कौन सी गलत है, क्या क्या हम यहां से कर सकते हैं और क्वेश्चन कैसे होंगे। सुनिएगा भाई दोस्तों, चम्मच की ऊपरी सतह है, और ऊपरी सतह को तो हमने क्या बोला था भाई, उत्तल बोला था। क्या बोला था, उत्तल। तो हम यहां से बोल सकते हैं ऊपरी सतह, 1 बाई 1 देखिएगा, ऊपरी सतह, और ऊपरी सतह को हमने क्या बोला है, उत्तल बोला है। क्या बोला है भाई, उत्तल बोला है, कॉन्वेक्स बोला है, ठीक है। 1 सेकेंड प्लीज। कॉन्वेक्स, तो ये चम्मच की उभरी हुई सतह है जिसको हम कॉन्वेक्स बोल सकते हैं, कॉन्वेक्स सरफेस बोल सकते हैं। अब सुनिएगा दोस्तों, यहां से आपको याद कैसे रखना है, इसके ऊपर हमने क्या किया, मान लो भाई चम्मच ली और चम्मच को उल्टा करके हमने पानी डाला उभरी सतह पर, तो पानी चारों तरफ फैल जाएगा क्या, इसके ऊपर हम प्रकाश डालेंगे तो प्रकाश भी फैल जाएगा भी, ठीक है। अरे इस सतह पर हम कोई चीज डालेंगे उल्टी सतह पर तो फैल जाएगा, और दोस्तों अंदर वाली सतह पर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। तो हम दोस्तों सुनिएगा, उभरी सतह और उभरी सतह से हम क्या लॉजिक बिठा सकते हैं यहां पे, कि प्रकाश जो है, प्रकाश फैल जाएगा, फैलता है, और जिस सतह पर प्रकाश फैलता है उस सतह को बोला जाता है प्रकाश फैलना। फैलना मतलब प्रकाश किरणें फैल गई, दूर दूर हो गई, डाइवर्ज हो गई, तो इसको डाइवर्ज या बोलते हैं अपसारी। क्या बोलते हैं भाई, इसको अपसारी दोस्तों, अपसारी दर्पण, या इसको बोल देंगे डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग मिरर। क्लियर है भाई, चलो यहां से पार्टीशन बना लेते हैं, दोनों को अलग अलग तरीके से डिफाइन कर देंगे, यहां पे पूरी बातें क्लियर कर देंगे एकदम। हाँ, अब सुनिएगा भाई, और बात करते हैं दोस्तों। जब हमने क्या किया, चम्मच में देखा, और जैसे ही चम्मच में हमने देखा तो हमें दोस्तों देखो, अभी हम देख रहे हैं इस सतह पर, उभरी हुई सतह पर, उभरी हुई सतह पर हमने देखा तो दोस्तों हमें सीधी इमेज प्राप्त हुई। कैसी इमेज प्राप्त हुई, सीधी। दोस्तों यहां से अगर मैं और बात करना चाहूं यहां से, तो चलो भाई मैं आपको दिखा देता हूं, वैसे आपको दिखेगा नहीं, पर मैं इस बोतल को अगर दिख जाए तो आपकी किस्मत है भी। दोस्तों इस बोतल को जब हमने देखा उभरी हुई सतह पर, दोस्तों मुझे सीधी दिखाई दे रही है, और जब भी सीधी दिखाई देती है कोई चीज तो दोस्तों याद रखना, सीधा वाला जो प्रतिबिंब जो बनता है, अरे यहां से हमने सीधा बोला, तो जो सीधा होता है वो कैसा होता है दोस्तों, आभासी होता है। सीधा होता है जो कैसा होता है, आभासी। और दोस्तों सीधा आभासी और छोटा प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा भाई, छोटा प्रतिबिंब। अभी हमने दोस्तों जो इमेज बनाने का जो कॉन्सेप्ट है वो तो सीखा ही नहीं, अभी तो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं। चम्मच ले लेना अपने पास, और चम्मच की उभरी सतह बोले तो उत्तल, उभरी उत्तल है भाई, उभरी उत्तल, याद रखना, उभरी सतह उत्तल सरफेस है, तो ये हमने ली, उसको उत्तल बोला। प्रकाश को फैलाता है तो इसको बोल दिया अपसारी। दोस्तों बहुत कंफ्यूज हो जाता है अपसारी और अभिसारी में, हमने देखा अपसारी का अर्थ होता है फैलाना, और दोस्तों चम्मच हमेशा ऊपरी सतह प्रकाश को फैलाएगी, तो ये याद रखना, सीधा, आभासी और छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। अब हम यहां से बात करेंगे दोस्तों किसकी, चम्मच की धसी हुई सतह अर्थात अवतल की, देखते हैं। धसी हुई सतह, धसी हुई सतह को क्या बोला दोस्तों हमने, अवतल। क्या बोला भी, ये धसी हुई सतह है, यहां पे कोई चीज मान लो ये प्रकाश आ रहा है तो यहां पे कोई चीज रुकेगी, इकट्ठी हो जाएगी भी, क्या होगा, इकट्ठी होगी। और यहां पे हम बात करते थे दोस्तों, ये देखो किनारों पे कोई लगी, ये फैल गई, क्या होगी भी, फैल गई। तो यहां पे हमने बोला कोई चीज इकट्ठी होगी, तो देखते हैं सतह कौन सी, धसी सतह। धसी सतह तो क्या थी भी, अवतल थी, या क्या थी, कॉनकेव थी। फिर हम बात करें
इसको हमने क्या बोला, प्रकाश इकट्ठा होता है, प्रकाश एकत्रित, और एकत्र होने के लिए हमने इसको क्या नाम दिया भाई, याद रखना, इसको नाम दे दिया अभिसारी। क्या नाम दे दिया, अभिसारी। और अभिसारी को बोला जाता है कन्वर्जिंग। क्या बोलते हैं भाई, कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग, ठीक है। हाँ, और हम बात करते हैं यहां से, जब हमने चम्मच के अंदर वाली सतह पर देखा तो दोस्तों हमें चीजें कैसी दिखाई देती है, उल्टी दिखाई देती हैं। अगर वहीं मैं पानी की बोतल को दोस्तों यहां से मैं देखता हूं तो ये मुझे कैसे दिखाई दे रही है, उल्टी दिखाई दे रही है। और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, वास्तविक होता है। ये बात हमने पहले भी क्लियर कर ली थी। तो दोस्तों हमने बोला उल्टा, और जो उल्टा दिखता है वो कैसा होता है भी, वास्तविक होता है। उल्टा और वास्तविक, क्लियर है क्या? अरे बात एकदम समझ में आ रही क्या? यहां से हम बात करें दोस्तों, सुनिएगा, ये मार्कर है मेरे पास, और जब यहां से हम बात करें, ये उल्टा दिखता रहा, उल्टा दिखता रहा, लेकिन जैसे ही मैं इसके नजदीक आया तो कैसा दिख जाता है, सीधा। तो हम बोलेंगे अत्यधिक नजदीक लाने पर, याद रखना, अत्यधिक नजदीक लाने पर कैसा हो जाता है, सीधा प्रतिबिंब। अतिरिक्त जानकारी है, अत्यधिक नजदीक पर सीधा, और सीधा हो जाता है वो कैसा होता है, आभासी। अत्यधिक नजदीक आने पर दोस्तों, ये आप प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको पता लगेगा। एक पेन लेना और चम्मच के आंतरिक सतह पर बिल्कुल लगभग टच कर देना, तो आपको पेन की निक बहुत बड़ी भी दिखाई देगी और प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा, सीधा। तो हम यहां से अगर ऐसी बात करनी हो तो हम बात करेंगे कि अत्यधिक नजदीक रखने पर सीधा, आभासी और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ये अतिरिक्त जानकारी है, एक बार रिवाइज आप लोग कर लेना दोस्तों। 1 बाई 1 मैं आपसे बता रहा हूं। पहले हम बात करेंगे, देखो प्रकाश इधर से आ रहा है, ये चम्मच की ये वाली सतह, ये वाली सतह कौन सी, उभरी सतह, और उभरी सतह को क्या बोलेंगे, उत्तल। उभरी सतह उत्तल प्रकाश को फैलाएगी, पानी डालते हैं तो फैल जाता है, फैलाने को बोलता है अपसारी, डाइवर्ज कर देना, डाइवर्जिंग मिरर। तो दोस्तों ये बात हमने की। जब हमने प्रैक्टिकली देखा इसमें तो उल्टी तरफ से हम देखते हैं तो उल्टी तरफ में हमें दिखाई देता है सीधा, और सीधा प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, आभासी होता है। तो सीधा, आभासी और छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इस चम्मच में आराम से दोस्तों मेरा पूरा शरीर दिखाई दे रहा है, तो हमने बात की सीधा, आभासी और छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इज इट क्लियर और नो? ऐसे ही हम बात करें दोस्तों इस सतह की, तो हमने बोला कैसी सतह है भाई, अवतल सतह है, और दसी सतह को क्या बोला, अवतल। और हमने बोला प्रकाश को इकट्ठा मतलब कन्वर्ज कर रहा है, तो कन्वर्जिंग मिरर, अभिसारी दर्पण। और उल्टा और वास्तविक, इसमें चित्र कैसा दिखा था, उल्टा, और उल्टा कैसा होता है, वास्तविक। और बहुत नजदीक लाने पर दोस्तों क्या हो गया था, सीधा। तो ये सारी जानकारी आप लोगों को याद रखनी है। अरे बात समझ में आ रही क्या? तो ऐसे क्वेश्चन जब यहां से पूछे जाएंगे तो आप लोग बिल्कुल यहां से कर पाएंगे। दोस्तों उभरी सतह क्या बोलते हैं, धसी सतह को क्या बोलते हैं, कौन सी सतह, एक बार रिवाइज कर लें आप लोग। लो भाई सुनिएगा, गोलीय दर्पण हमने क्या बोला, एक कांच के गोले को काटकर हमने क्या किया, ये भाई कांच के गोले को काट लिया, एक बार धसी सतह पर लेप कर दिया, एक बार बाहरी सतह पर लेप कर दिया। तो हमने देखा उभरी सतह परावर्तक पृष्ठ तो उत्तल, और धसी सतह परावर्तक पृष्ठ तो क्या, अवतल। एक तो ये याद रखना है। अरे डन है क्या? यहां से कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। फिर दोस्तों हमने बोला जब भी दर्पण की बात आए, अरे जब भी गोलीय दर्पण की बात आए तो चम्मच तेरी याद सताए, चम्मच की अंदर वाली सतह अवतल कहलाए और बाहर वाली उत्तल हो जाए, तो ये भी आपको याद रखना है। फिर हमने यहां से बात की दोस्तों, ये कौन सी सतह को अपसारी और अभिसारी याद रखना, दर्पण के केस में चम्मच याद रख लेना, जो सतह प्रकाश को फैलाएगी अपसारी और जो सतह इकट्ठा करेगी अभिसारी, और अंदर और बाहरी सतह का आपको अच्छे से ज्ञान हो गया होगा। अरे मेरे ख्याल से कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई एक बार आराम से। तो ये बात अपन ने यहां से की है। इज इट क्लियर और नो? अब दोस्तों हम यहां से देखेंगे कि कैसे कैसे इमेज बनती है, कैसे कैसे नहीं बनती। सुनिएगा, एक और कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूं, एलडीसी का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा याद रखना। दोस्तों हमने क्या किया है, मान लो भी यहां पे ये अभी ये घुमावदार हमने कांच की सतह ले ली, और इसकी एक सतह पर हम क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। आपको पता है
ये नॉर्मली हमने क्या कर दी, पॉलिश, आई मीन टू से पॉलिश नहीं, हमने क्या कर दिया, कोटिंग चढ़ा दिया, आवरण चढ़ा दिया। पॉलिश एक अलग वर्ड है, हम सही वर्ड बोलेंगे लेप, आवरण चढ़ा देना। तो दोस्तों हमने एक ये रजत का या सिल्वर का जो भी है, रजत सिल्वर या एल्यूमिनियम का क्या चढ़ा दिया भाई, आवरण, कोटिंग है ये। तो दोस्तों सुनिएगा, ये तो है एक सतह पर हमने लेप चढ़ा दिया, लेकिन दोस्तों क्या होता है कि वैज्ञानिक उपकरण होते हैं भी, वैज्ञानिक प्रयोग जो होते हैं उस समय क्या होता है, इसको डायरेक्ट बाहरी सतह पर ही लेप चढ़ा दिया जाता है। ये अतिरिक्त है, थोड़ी सी जानकारी रखना। यहां पे फ्रंट पर ही क्या कर दी गई भी, कोटिंग कर दी गई, फ्रंट पे ही ये कोटिंग कर दी गई, चमकदार ये चांदी की जो सतह बना दी गई। तो दोस्तों सुनना, इनको बोलते हैं फ्रंट पे कोटिंग कर दी तो फ्रंट कोटेड मिरर। क्या बोलते हैं, फ्रंट कोटेड मिरर। ये केवल दोस्तों वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए होते हैं, अग्रलेपित दर्पण कहा जाता है। दोस्तों दर्पण की जो हमने बोला बाहरी सतह पर ही, दोस्तों दर्पण की जो परावर्तक पृष्ठ है उसी पर अगर लेप कर दिया जाए तो दोस्तों इसको बोलते हैं फ्रंट कोटेड मिरर। ये वैज्ञानिक प्रयोगों में ऐसा काम में लिया जाता है। ये दोस्तों सिर्फ ये वर्ड याद रख लेना, ऐसा पूछ लिया गया था एक बार एलडीसी में, बस, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, चलो तो अब हम यहां से बात करेंगे, दर्पण की शब्दावली के बारे में बात करेंगे। गोलीय दर्पण की जो शब्दावली है ये बार बार हमें परेशान ना करे, तो उसको हम देखते हैं। दोस्तों यहां से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और न केवल क्वेश्चन, अगर आपने शब्दावली नहीं सीखी तो आप गोलीय दर्पण से इमेज नहीं बना पाएंगे, सभी आंसर्स के, जो सभी क्वेश्चंस के ठीक से आंसर नहीं दे पाएंगे। तो इसे आपको महसूस करना है क्या है क्या नहीं है। अभी जानकारी के लिए आपको बताना, हाँ भाई ये कौन सा दर्पण है, बताइएगा भाई। अब दोस्तों अभी तक आप कैसे बोलेंगे, मैंने अभी तक लेप ही नहीं किया, लेप करने के बाद बोलेंगे आप। तो सुनिएगा, मैंने मान लो यहां पे लेप कर दिया, हाँ अब आप बोल सकते हैं ये कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया। क्यों कि इसकी देखो पीछे वाली सतह पर, आई मीन टू से इसकी जिस सतह पर हमने लेप किया है वो ऊपरी सतह है, और धसी हुई सतह किसका काम कर रही है, परावर्तन का काम करेगी। तो ये नाम क्या है भाई, अवतल दर्पण है। ठीक है, ये देखो हमने पहले ही अभी जस्ट ही सीखा था, देखिएगा यहाँ पे, ये लो भी, यहां से हम बात करें, हमने देखा था देखो धसी सतह परावर्तक पृष्ठ का काम करे तो ये क्या कहलाएगा, अवतल कहलाएगा। तो ये बात हम कर सकते हैं यहां से। तो सुनिएगा भाई, अब हमारे सामने दोस्तों शब्दावली हमें लेनी है यहां से। दोस्तों इस बात को मैं समझाने के लिए आपको अलग अलग चीजें मैं बताऊंगा यहां पे। पहले एक बार नेमिंग कर देता हूं, फिर हर एक चीज को यहां से डिफरेंशिएट करेंगे अपन यहां से। दोस्तों लो भाई एक बार पहले नेमिंग कर देते हैं। ठीक है, हाँ आपने ऐसे दोस्तों ठीक से सुनिएगा, हम यहां से वन बाय वन बात करेंगे। एक होता है दर्पण का, दोस्तों यहां से हम बात करें वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, मुख्य फोकस क्या होता है, अक्ष क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, यहां से द्वारक क्या होता है, सब बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। फोकस दूरी क्या होती है, इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों वन बाय वन हम यहां से देखते हैं। ये तो हमने नेमिंग दे दी, ये सब नेमिंग आपको समझ में आ जाएंगी। गोलीय दर्पण की जो शब्दावली है सभी समझ में आने वाली है। पहले दोस्तों ये नेमिंग को मैं जस्ट केवल नाम दे रहा हूं, बाकी इसको अलग से हम डिफाइन कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों यहां से एक बार चलिएगा भी, चलो भाई चाहो तो इसका तो स्क्रीनशॉट ले लेना। अब जैसे जैसे मैं बताऊंगा पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपके पास। अब दोस्तों सुनिएगा, एक होता है दोस्तों दर्पण का
वक्रता केंद्र होता है। क्या होता है भाई? वक्रता केंद्र। तो पहले हम बात कर रहे हैं भाई वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर दोस्तों, सी से इसको डिनोट करते हैं। ये मैं आपको समझाने के लिए दोस्तों, सबसे पहले मान लो ये क्या है भाई, ये वही है जिसकी हमने बात की, अवतल दर्पण है, समझाने के लिए हमने लिया यहां से अवतल दर्पण है। अब याद करो हमने क्या कहा था, गोलीय दर्पण जो है दोस्तों, हमने एक गोले को काटकर बनाया था क्या? तो यहां से हम बात करें, ये जो गोलीय दर्पण है ये भी तो किसी ना किसी गोले का भाग होगा, अरे है कि नहीं? यहां से हम बात करना चाहें, ये जो गोलीय दर्पण है ये किसी ना किसी गोले का क्या होगा भाई? भाग होगा कि नहीं होगा? तो ये है गोला। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग है, हमने बोला गोलीय दर्पण, ये गोलीय दर्पण है, जिस गोले का कटा हुआ भाग है उसी गोले का केंद्र। तो इस गोले का केंद्र क्या हो गया? ये हो गया भाई। ठीक है, ठीक से सुनना, गोलीय दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग है उसी गोले का केंद्र क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। तो ये आपको यहां से याद रखना है। तो हम बोल सकते हैं गोलीय दर्पण जिस गोले का केंद्र है, ये आपको याद रखना है, गोलीय दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग है उसी गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। अरे डन है क्या? तो यहां से आपको याद होगी कि भी वक्रता केंद्र किसे बोलेंगे, सी क्या है। तो दोस्तों सी आपको पता लग गया, यहां पे इस गोले का केंद्र। अब दोस्तों सुनिएगा, एक टर्म आती है वक्रता त्रिज्या। क्या आती है? वक्रता त्रिज्या। इसको डिनोट करते हैं वैसे आर से, किससे भी? आर से। तो इसको भी यहां से हम समझने का प्रयास करते हैं। क्या है ये भाई? वही लो, ये क्या है भाई? हमने क्या बना दिया? गोलीय दर्पण बना दिया, अवतल दर्पण बना दिया फिलहाल समझने के लिए। फिर हमने क्या बात की? गोलीय दर्पण को जिस गोले का कटा हुआ भाग मान रहे थे दोस्तों, उस गोले का केंद्र हमने क्या बात की थी? वक्रता केंद्र की बात की थी। और इसी गोले की जो त्रिज्या होती है, अरे जिस गोले का कटा हुआ भाग माना है आपने, गोलीय दर्पण को जिस गोले का कटा हुआ भाग माना है उसी गोले की जो त्रिज्या है, ये जो है ये क्या कहलाती है भाई? इसी गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो हमने क्या बात की? गोलीय दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग है, कटा हुआ भाग है, उस गोले की त्रिज्या, उस गोले की त्रिज्या ही वक्रता त्रिज्या कहलाती है। बात समझ में आ रही? मतलब दोस्तों ये तो क्या था? केंद्र था, और ये क्या होगी? ये दूरी दोस्तों वक्रता त्रिज्या होगी। अरे डन है क्या? अब एक पॉइंट आता है दोस्तों, ध्रुव। ये भी बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्रुव किसको बोलते हैं? सुनिएगा भाई, ध्रुव पोल पी से डिनोट करते हैं, ध्रुव क्या है? तो दोस्तों यहां से हम बात करना चाहें, ये मान लो भी क्या है भाई? गोलीय दर्पण है। इस गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, इस गोलीय दर्पण का ये जो मध्य बिंदु है इसको क्या बोलते हैं? ध्रुव। ये हम बोल सकते हैं गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु। ये जो है इसको पोल या ध्रुव बोलेंगे। अरे डन है क्या? तो ये बात भी हम यहां से कर सकते हैं। ठीक है भाई। अब हमसे पूछा जाता है फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है, ये भी क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो इनको भी हम 1 बाय 1 देखते हैं। चलो भाई देखते हैं।
एक वर्ड होता है दोस्तों, यहां से हम बात करना चाहें, इसे बोलते हैं फोकस। क्या भाई? फोकस, या बोलते हैं इसको मुख्य फोकस, या बोलते हैं फोकस बिंदु। फोकस बिंदु, ये सब क्या है ठीक से सुनिएगा। अगर इस बात को मैं समझाना चाहूं तो दोनों दर्पणों में से मैं अलग अलग बात कर रहा हूं। ये दोस्तों यहां पे क्या ले लिया हमने, ये ले लिया अवतल दर्पण। क्या ले लिया? अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण की क्या खास बात है, ये प्रकाश किरणों को क्या करता है? इकट्ठा करता है। तो हमने ये बात ली, अवतल दर्पण में हमने क्या देखा, ये जो प्रकाश किरणें हैं ये आई, और ये प्रकाश किरणों को इसने क्या कर दिया? इकट्ठा कर दिया। तो अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को इकट्ठा करता है। हमने बात की थी चम्मच की, अंदर वाली सतह इकट्ठा करती है। तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात जहां पे दोस्तों ये जो इकट्ठी हो रही हैं, इस बिंदु को क्या बोल दिया हमने? फोकस। तो हम बोलेंगे कि अवतल दर्पण में अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर एकत्र हो रही हैं, जिस बिंदु पर मिल रही हैं, वो क्या है? भी फोकस है। उसको क्या बोलेंगे हम? फोकस। या ये हो सकता है यहां पे दर्पण अवतल ना लेके अगर उत्तल ले लिया जाता, तो इस बात को भी थोड़ा सा समझ लेना। अगर ऐसा हो तो दोस्तों ये भी हमको याद रखना पड़ेगा। ये हमने क्या ले लिया? मान लो भी उत्तल ले लिया, और ये प्रकाश किरणें आई, और प्रकाश किरणें आने के बाद ये यहां तो नहीं रुक सकती, यहां तो नहीं ठहर रही। ये दोस्तों यहां से प्रकाश किरणें क्या हुआ? अभी फैल गई प्रकाश किरणें, ये लो फैल गई। तो ऐसा लग रहा है जैसे तो ये प्रकाश किरणें किसी बिंदु से आई थी। ठीक है, तो इसको क्या बोल देंगे हम? फोकस बोल देंगे। तो कुल मिला के हम बात करेंगे, ठीक से सुनना, फोकस क्या होता है। अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें यदि अवतल दर्पण पर आपतित होती हैं, या अवतल दर्पण पर अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पे मिलती हैं, वो फोकस कहलाता है। या उत्तल दर्पण के केस में कहें कि अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, यहां से प्रतीत हो रही है कि जैसे तो ये यहां से निकल के गई हैं। बात समझ में आ रही क्या? जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे क्या बोलते हैं? फोकस कहते हैं। तो ये फोकस की हमने दो डेफिनेशन यहाँ पे ले ली है। अरे क्लियर है क्या? तो ये बात हम यहां से कर सकते हैं, ठीक से सुनिएगा। फोकस की जो परिभाषा है वो दोनों की परिभाषा आप ठीक से सुनिएगा। अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, एकत्र होती हैं, उसे फोकस कहते हैं। अगर यही बात उत्तल के केस में होती तो उत्तल के केस में हम क्या बोलेंगे? वहीं अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें उत्तल दर्पण पर परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे फोकस कहते हैं। तो कुल मिला के हम बात करेंगे दोस्तों, यहां से आपको वन बाय वन ये सारी बातें याद रखनी है। फिर से सुनिएगा।
देखो वक्रता केंद्र किसे कहा कि गोलीय दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग है उसी गोले का केंद्र क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र सी से व्यक्त करेंगे। वक्रता त्रिज्या क्या उसी गोले की त्रिज्या क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या आर से डिनोट करेंगे। फिर हमसे बात की जाए ध्रुव, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोल देंगे, ध्रुव बोल देंगे। फिर हमसे बोला जाए फोकस क्या है, फोकस वो है अवतल दर्पण में परावर्तन के पश्चात जहां इकट्ठी हो रही हैं या उत्तल में जहां से आती हुई प्रतीत हो रही हैं, वो क्या है भाई, फोकस है। इससे किससे डिनोट करते हैं, एफ से डिनोट करते हैं। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो ये दोस्तों आपको बात याद रखनी, फिर से सुनिएगा। अब दोस्तों यहां से और बातें हम करते हैं। यहां से एक होती है दोस्तों फोकस दूरी, क्या होती है, फोकस दूरी। एक बार इसको मैं बता देता हूं। फोकस दूरी, इसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। क्या होती है फोकस दूरी, ठीक से सुनिएगा। फोकस दूरी की हम बात करना चाहें तो अभी अभी हमने देखा है यहां पे, ये क्या है भाई, दर्पण है। और यहां से दर्पण की हम बात करना चाहें, दर्पण में हमने क्या देखा भाई, ये क्या है, मान लो भाई क्या है, एफ है, और ये क्या है भाई, पी है। तो एफ तथा पी के बीच की जो डिस्टेंस होती है, अरे फोकस बिंदु तथा ध्रुव के बीच की जो दूरी है, इसको क्या बोल देंगे हम यहां से, फोकस दूरी। तो हम यहां से बात कर सकते हैं एफ तथा एफ व चलो पी के बीच की दूरी, मतलब फोकस बिंदु तथा ध्रुव के बीच की दूरी। ये कई बार पूछा जाता है पी का अर्थ क्या है भाई, ध्रुव है, तो आप क्या समझेंगे, फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर दोस्तों एक बहुत प्यारा क्वेश्चन यहां से बनता है, एफ तथा आर के बीच क्या है भाई, रिलेशन, एफ व आर के बीच संबंध। फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध है, ये आपको यहां से पता करना। सुनिएगा भाई, मैं डायग्राम के बेस से आपको पहले समझा देता हूं। ये क्या है भाई, दर्पण है, और यहां पे अगर मैं बात करूं, ये क्या है भाई, सी है, ये क्या है भाई, एफ है। ठीक से सुनिएगा, यहां पे हो क्या रहा है, ये तो क्या है भाई, वक्रता त्रिज्या है आर, और ये क्या है, एफ है। तो दोस्तों वास्तव में क्या होता है कि ये जो फोकस दूरी होती है इस वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। क्या होती है भी, आधी होती है। तो ये आपको याद रखना है। अर्थात हम बात करें फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है भी, आधी होती है। अरे डन है क्या, या हम उल्टा बोल दें, उल्टा ये बोल दें कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की क्या होती है, दोगुनी होती है। अरे बात समझ में आ रही क्या, अर्थात फोकस बिंदु आधी दूरी पर स्थित होता है। अरे बात समझ में आ गई। हम यहां से बात करें, ठीक से सुनिएगा, कि ये फोकस दूरी है और ये वक्रता त्रिज्या है। वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी। फोकस दूरी की डबल दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। बात समझ में आ रही क्या, अर्थात जो ये वक्रता केंद्र है ये 2f होता है। आई मीन टू से हम बोले एफ की बजाय क्या होगा भाई, 2f पे रहे भाई। अरे मतलब दोस्तों दो गुनी एफ की, ठीक है, ये बात हम कर सकते हैं। अरे बोला कि नहीं बोला, तो ये बातें हमने यहां से देखी हैं। एक पॉइंट और मैं अतिरिक्त आपको बता देता हूं, फिर इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा। एक होता है भाई द्वारक, क्या होता है, द्वारक, इसको हम बोलते हैं अपेरचर, एपरेचर बोल दें या क्या बोल सकते हैं। एक सेकेंड, 1 सेकेंड, एपरेचर की बात करते हैं, द्वारक की। तो द्वारक क्या होता है, यहां से हम बात करना चाहें, जो गोलीय दर्पण जो है दोस्तों, गोलीय दर्पण की जो सतह है दोस्तों, जो रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है, इसका जो व्यास है भी, कितनी सतह है जो रिफ्लेक्ट कर रही है दोस्तों, यहां से हम बात करना चाहें, ये जो सतह है, ये जो सतह है, इसको, ये जो डायामीटर है, ये जो दूरी है दोस्तों, हम बोलेंगे गोलीय दर्पण की रिफ्लेक्टिंग सरफेस अर्थात परावर्तक जो सतह है उसका व्यास है, वो क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है। तो हम बोल सकते हैं गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का
परावर्तक सतह का व्यास द्वारक कहलाता है। एक सिंगल क्वेश्चन यहां से मिस नहीं होना चाहिए, द्वारक कहलाता है। गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का व्यास ये क्या कहलाता है? यही द्वारक है भाई, ठीक है, यही एपरेचर है। अब मेरे ख्याल से आप सारी बातें अब समझ गए हैं। अब मैं वापस से आपको पहले वाले डायग्राम पे लेके चलता हूं। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी यहां पे जवाब देने में, सब बहुत आराम से आप लोग जवाब दे पाएंगे। ठीक से सुनिएगा, हमने क्या बोला, एक एक 1 बाई 1 हम बात करें। ये गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु का नाम हमने पी किसको बोला था? पी क्या है भाई? ध्रुव है। क्या है? ध्रुव है। गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। डन है। फिर हमने बोला गोलीय दर्पण को, जिस गोले का, दोस्तों ये हम यहां से हम रैंडम बात कर सकते हैं, जिस गोले का कटा हुआ भाग माना था उसी गोले का केंद्र सी क्या है भाई? वक्रता केंद्र। क्या है? वक्रता केंद्र। पूरी बातें मैंने अलग से समझा दी है, अब आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर अगर हम यहां से बात करना चाहें, एफ क्या है? एफ फोकस है। एफ फोकस है। फिर देखो फोकस दूरी, दोस्तों एफ तथा पी के बीच की दूरी क्या है भी? फोकस दूरी। ये एफ स्मॉल एफ क्या है भी? फोकस दूरी, फोकल लेंथ। और दोस्तों आर उसी गोले की त्रिज्या क्या है भी? वक्रता त्रिज्या है। क्या है? वक्रता त्रिज्या। और हमने क्या बोला, सुनिएगा, यहां से एक टर्मिनोलॉजी और हम काम में लेंगे। ये क्या है भाई? ये गोलीय दर्पण है, जिसको हमने किससे डिनोट किया है? एम। यहां पे जो लिया है ये क्या है भाई? गोलीय दर्पण, मिरर है भाई। ये जो हमने काम में लिया है एम बोले तो मिरर। यहां से एक अतिरिक्त जानकारी ठीक से सुनना, फोकस बिंदु सी बोल तो वक्रता केंद्र तथा इस ध्रुव को मिलाने वाली इस काल्पनिक रेखा को एक्सिस कहा जाता है। एक अतिरिक्त जानकारी दोस्तों, ये क्या है भी? अक्ष। इसको मैं अलग से दोस्तों परिभाषा दे देता हूं, ठीक से सुन लेना। अक्ष, एक्सिस, क्या बोला हमने? वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, फोकस तथा ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, काल्पनिक रेखा ध्रुव कहलाती, ओ काल्पनिक रेखा अक्ष कहलाती है। तो ये बातें आप यहां से याद रखेंगे, रेखा अक्ष कहलाती है। ठीक है दोस्तों, ये हमारी भी मजबूरी है कि ऐसे टाइम पे ऑफलाइन क्लासेस नहीं लग रही हैं बिल्कुल, लेकिन ऑफलाइन क्लासेस की तरह समझने की कोशिश करें। गोलीय दर्पण हमने देखा, गोलीय दर्पण के भाग हमने देखे, अवतल क्या होता है, उत्तल क्या होता है, ये हमने देखा। चम्मच से हमने समझने का प्रयास किया कि चम्मच की एक बार फिर से देख लेना, ऊपरी सतह उत्तल और अंदर वाली सतह अवतल कहलाती है। फिर हमने अवतल और उत्तल की हमने बातें की, और दोस्तों शब्दावली की हमने बातें की। शब्दावली में आप बिल्कुल बेसिकली आप इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे, दोस्तों ये है शब्दावली जहां से हमने हर बात के ऊपर चर्चा की थी। बिल्कुल, ये गोलीय दर्पण है, ये ध्रुव है बीच का बिंदु, ये फोकस है, सी क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, और इनमें रिलेशन क्या है। तो एक क्वेश्चन मैं दोस्तों आपको करवा देता हूं यहां से, ठीक से सुनिएगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो वक्रता त्रिज्या का मान होगा। ग्रुप डी का क्वेश्चन है भाई। तुम क्या बोलेंगे भी? आपको पता है फोकस दूरी की दुगनी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या होती है। अरे ऐसा ही है क्या? आपको पता है भी, हमने बोला था एफ बराबर क्या होता है? आर बाई क्या होता है? 2 होता है। ये हम बात कर सकते हैं। और आपको क्या दिया गया है यहां से? अगर ऐसे निकाले, हमको पूछा गया है वक्रता त्रिज्या, तो 2f, तो 2 गुनी 2 गुना 10, तो यहां से आगे 20 सेंटीमीटर।
क्लियर है। ऐसे ही दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा गया था, ये उल्टा मान लो भी। क्वेश्चन क्या था, यदि वक्रता त्रिज्या, यदि वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर हो तो फोकस दूरी कितनी होगी। तो आपको पता है भाई एफ क्या होता है, r/2 होता है भाई। तो 24/2 बोले तो दोस्तों 12 सेंटीमीटर है। तो ये लल्लू टाइप के क्वेश्चन है यार, यहां से कोई मतलब ऐसा हम बोलेंगे कोई टफ क्वेश्चन नहीं बन रहा है। शब्दावली से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो ये आपको जरूर याद रखना है। ठीक है भाई, तो दोस्तों जल्दी से आप ऐसे जो क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर ले। मैं एक दो सिप चाय की ले लेता हूं यार, पोस्ट करने का जो टाइम है इसमें थोड़ा सा डिले होता है। नमस्कार। अब अपन यहां से बात कर रहे हैं, देखिएगा गोलीय दर्पण से जब प्रतिबिंब बनता है तो कौन कौन सी शर्तों का प्रयोग होता है, ये हम इस लेक्चर में देख लेते हैं। फिर हम देखेंगे अवतल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, उत्तल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, तो फिर ये चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लेकिन पहले हम देखते हैं गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की जो शर्तें हैं वो क्या रहेंगी, कौन कौन से रूल्स जो हैं वो उन नियमों का जो कौन कौन से का पालन होगा। ठीक है, ये बात हम करते हैं। सर अब 5 मिनट वेट कीजिए। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की शर्त, निर्माण के नियम समझो, रूल समझो, शर्त समझो, एक ही बात है। शर्तें कौन कौन से हैं भाई, रूल देखते हैं वन बाय वन, इनको भी यहां से हम रीड करते हैं। दोस्तों सुनिएगा भाई, पहला नियम तो यह है कि जब भी गोलीय दर्पण पे कोई प्रकाश किरण अगर समांतर आ रही है, तो ठीक से सुनना, ये हमने क्या बोला भाई, ये गोलीय दर्पण है और इस पे अगर कोई प्रकाश किरण क्या आ रही है भाई, समांतर आ रही है। जैसे हमने बोला कि भाई ये प्रकाश किरण क्या आई भाई, समांतर आई। जाहिर सी बात है दोस्तों, ये वाला जो दर्पण हमने कौन सा लिया, अवतल दर्पण लिया है। और अवतल दर्पण पे दोस्तों हम दर्पण की बात करें, दर्पणों से याद रखना, पहले भी मैंने बोला था, दर्पण कोई भी हो प्रकाश टकराकर वापस लौट जाता है, परावर्तन की घटना में प्रकाश वापस लौटता है। ठीक है, तो यहां पे प्रकाश टकराकर वापस लौट रहा है और वापस लौटते समय अगर यहां से हम बात करें तो ये कहां से निकलेगा, फोकस से। तो ये आपको याद रखना, ठीक से सुनिएगा। प्रकाश किरण जो समांतर आती है, परावर्तन के पश्चात वो फोकस से निकल जाती। पहला रूल, समांतर आने वाली प्रकाश किरण, समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती। पहला रूल तो ये है, जब भी ऐसी कोई प्रकाश किरणें होंगी जो समांतर जाएंगी, वो परावर्तन के पश्चात किससे निकलेंगी, फोकस से। एक तो ये याद रखना है। ठीक है, समांतर प्रकाश किरण फोकस से, ये क्या है भी, एफ है, और ये कैसी है भी, समांतर। दूसरा रूल मैं आपको बताता हूं, यहां से आपको क्या याद रखना है, इसका बिल्कुल ऑपोजिट है भाई। जो अभी अभी हमने देखा, इसका बिल्कुल ऑपोजिट रूल क्या है, ठीक से सुनिएगा। मतलब ये क्या है भाई, गोलीय दर्पण है और इस पे कोई प्रकाश किरण क्या हो रही भी, आपतित हो रही है। कैसे हो रही है, ठीक से सुनना। अगर यहां से हम बात करें, कोई प्रकाश किरण फोकस से आए, ये क्या है भी, इसका फोकस है, फोकस से आए, ये फोकस से आ रही है भी, और फोकस से आने वाली प्रकाश किरण क्या हो जाती, समांतर हो जाती। ठीक है, यहां से देखो डायरेक्शन देखना, फोकस से आने वाली परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, समांतर। तो याद रखना, फोकस से आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात, याद रखना, परावर्तन के पश्चात अपन बात करें, परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाती है। दूसरा रूल, ये दूसरा रूल हो गया। चलो भाई और हम बात करते हैं।
तीसरे रूल की हम बात करते हैं। ये क्या है भाई, मान लो ये क्या है, गोलीय दर्पण है, और गोलीय दर्पण पे ये हम बात कर सकते हैं, ये एफ है, ये क्या है भाई, सी है। तो तीसरा रूल क्या है, ठीक से सुनिएगा, कि अगर कोई वक्रता केंद्र से कोई प्रकाश किरण आ रही है, अगर वक्रता केंद्र से कोई प्रकाश किरण आ रही है, तो दोस्तों सुनिएगा, ये वक्रता केंद्र पर ही वापस लौट जाती है। जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होती हुई गोलीय दर्पण पर गिरती है, तो परावर्तन के पश्चात वापस लौट जाती है। तो ये हमें याद रखना है, वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश किरण, आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात वापस लौट जाती है। एक ये हम रूल की बात कर सकते हैं। तो दोस्तों ये परावर्तन की हम बात करें, गोलीय दर्पण से इमेज बनाने के जो तीसरा नियम है। अब दोस्तों और हम यहां से बात कर लेते हैं। चौथा जो रूल है दोस्तों क्या होगा, ये क्या है भाई, गोलीय दर्पण है, और ये क्या है भाई, बिल्कुल मुख्य अक्ष है। क्या है भाई, मुख्य अक्ष है, ठीक है। तो यहां से चौथा रूल आपको क्या याद रखना है, चौथा रूल ये है कि दोस्तों जिस कोण पे प्रकाश किरण गई है दोस्तों, उसी कोण पे क्या आएगी भी, वापस लौटेगी। कोण आई बराबर कोण आर, याद रखना। अरे दर्पण कोई भी हो दोस्तों, दर्पण अर्थात परावर्तन, और परावर्तन की घटना में कोण आई बराबर कोण आर होगा ही होगा। तो कोण आई बराबर कोण आर परावर्तन की शर्त है, तो परावर्तन की शर्त की पालना, या हम यूं कह दें यहां से, जो तिर्यक जाती है, क्या बोला हमने, जो तिर्यक जाती है वो तिर्यक ही लौट आती है। देखो भाई, तिर्यक जाने वाली प्रकाश किरण तिर्यक लौट आती है, तो हम बोल सकते हैं तिर्यक प्रकाश किरण तिर्यक लौट जाती है, तिर्यक लौट जाती है, ठीक है। अरे बात समझ में आ रही क्या? तो ये बातें हमने यहां से की। अब दोस्तों हम बनाएंगे, प्रतिबिंब बनाएंगे। तो प्रतिबिंब बनाएं, इससे पहले दोस्तों मैं आपको प्रतिबिंब की डेफिनेशन भी आपको मैं बता देता हूं यहां से, क्या है प्रतिबिंब क्या नहीं है, ठीक से सुनिएगा। इन द सेंस हम बात करें, परावर्तन की घटना के बाद प्रकाश किरणें जहां मिलती हैं, वहां हमें क्या प्राप्त होगा भाई, प्रतिबिंब प्राप्त होगा। प्रतिबिंब की हम बात करें, इमेज की हम बात करें, परावर्तन की घटना के बाद प्रकाश किरणें जहां मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वहां प्रतिबिंब निर्माण होता है। अब दोस्तों सुनिएगा, अगर प्रकाश किरणें वास्तव में मिले, देखो परावर्तन की घटना के बाद प्रकाश किरणें लौटकर मिल रही हैं, तो दोस्तों सुनिएगा, इन द सेंस में क्या बात करना चाह रहा हूं, यहां से देखो भाई, ये क्या है भाई, ये गोलीय दर्पण है, अवतल दर्पण है, और इससे एक बार हम इमेज बनाने की बात कर लेते हैं। मान लो ये प्रकाश किरणें आई, समांतर जाने वाली किससे निकल गई भी, फोकस से निकल गई। अरे है कि नहीं? और दोस्तों अपन यहां से बात कर रहे हैं कि कोई भी प्रकाश किरण है, जैसे यहां से हम बात करें, कोई सी से जा रही थी, ये लो भाई, कोई प्रकाश किरण अगर सी से जा रही थी, तो ये लो यहां से कोई सी से निकली, तो वो दोस्तों इधर से जाने वाली वापस इसी पे लौट आएगी, ऐसा है। तो सुनिएगा, ये मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कहने का अर्थ सिर्फ इतना सा है कि देखो एक प्रकाश किरण यहां आई और ये यहां पे टकराई, तो यहां प्रकाश किरणें वास्तव में आई हैं, तो वास्तव में मिले तो वास्तविक प्रतिबिंब, और केवल प्रतीत हो तो उसको बोल देंगे हम आभासी प्रतिबिंब। तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, लेकिन बस एक परिभाषा याद रखना, वास्तव में मिलें तो वास्तविक, और केवल प्रतीत हो
केवल प्रतीत हो तो आभासी, वास्तव में मिले तो वास्तविक प्रतिबिंब, और मिलती हुई प्रतीत हो तो क्या बना बोलेंगे हम, आभासी प्रतिबिंब। तो दोस्तों ये बातें हमने यहां इस लेक्चर में की हैं। तो मेरे ख्याल से आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने से पहले दोस्तों शब्दावली को अच्छे से गौर कर लेना, वरना नेक्स्ट लेक्चर में मजा नहीं आएगा। अब हम देखेंगे अवतल दर्पण से कैसे इमेज बनते हैं, अवतल दर्पण से दोस्तों क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका उपयोग कैसे होता है अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण से क्या है, उत्तल दर्पण से उपयोग क्या होगा। ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों सभी लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और याद रखिए जब भी गोलीय दर्पण की बात आए चम्मच तेरी याद सताए। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हमने यहां से की।